नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी आयुर्वेद, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग आपके समक्ष कोष्ठ एवं आशय शरीर के अंतर्गत कोष्ठांग की बात कर रहे हैं। उस कोष्ठांग के नंबर में आज हम लोग आमाशय की बात करेंगे। जैसा देख रहे हैं, आमाशय एज ए कोष्ठांग की बात कर रहे हैं, अर्थात जो बॉडी विसरा है उसमें एक आमाशय भी कोष्ठांग के रूप में आचार्यों ने माना है। अब देखते हैं कि जब आमाशय की बात हो रही है तो हम लोग जैसे अगर मॉडर्न से कोरिलेट करते हैं तो डायरेक्ट इसको कह देते हैं कि ये स्टमक को आमाशय कहते हैं, बट डायरेक्ट स्टमक पार्ट को आमाशय कहना, मॉडर्न अपना बात कहता है कि वो आमाशय स्टमक को इंडिकेट करता है, मीन्स स्टमक को एक्सप्लेन करता है, वहाँ क्लियर कट है। बट आयुर्वेदिक संहिताओं में आमाशय से संबंधित अलग अलग आचार्यों ने क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट दिए हैं और किन आचार्यों ने क्या माना है आमाशय को, या उस पर्टिकुलर किस डोज का इन्वॉल्वमेंट है, या जो पाचन की क्रिया होती है तो कौन से पाचन की क्रिया या किस जो आहार पाक होता है, क्या चीजें हो रही है उसके बारे में देखते हैं। अर्थात यहाँ पर हम इसके आयुर्वेदिक जो पक्ष है आमाशय से संबंधित उसके बारे में बात करने वाले हैं और जो भी कॉन्सेप्ट है अबाउट आमाशय उसको क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आमाशय, तो आमाशय की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आमाशय को ये देखते हैं कि उसकी क्या, उसको डिफाइन कैसे करेंगे या उसकी लोकेशन क्या है और उसके कुछ कार्य क्या है, इसके बेसिस पे देखेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे आमाशय की परिभाषा, स्थान तथा कार्य। यहाँ पर हम लोगों ने एक रेफरेंस लिया है चरक विमान जो है दूसरे अध्याय का। चरक विमान दूसरे अध्याय का जो नाम है त्रिविध कुच्छी अध्याय है। जो चरक विमान द्वितीय चैप्टर है उसके श्लोक नंबर 16 और 18 से रेफरेंस लिया गया है। उसका जो चैप्टर का नाम है त्रिविध कुच्छी अध्याय। तो त्रिविध कुच्छी अध्याय, कुच्छी जो होता है एक तरह से आमाशय का भी पर्याय होता है। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया कि आमाशय के 3 भाग होते हैं। अर्थात जो आमाशय होता है उसमें जो है उसको जब भोजन करते हैं तो उसको 3 भागों के हिसाब से बांटते हैं। इसकी बात हम लोग अभी कुछ थोड़ा सा बात करेंगे कि त्रिविध कुच्छी अध्याय में जो उसको 3 भाग बांटे गए किस तरह से। बट यहाँ पर देखना है कि त्रिविध कुच्छी अध्याय के अंतर्गत हम लोग इस रेफरेंस को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं चरक विमान दूसरे का त्रिविध कुच्छी अध्याय। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, नाभि स्तन अंतर। तो यहाँ दिया है कि जो आमाशय की स्थिति है वो कहाँ है, नाभि और स्तन के अंतर अर्थात बीच में। तो यहाँ देख रहे होंगे नाभि, स्तन और अंतर। अंतर मतलब होता है दोनों के बीच में, नाभि और स्तन के बीच में, नाभि और स्तन के बीच में। अगर हम इसको कोरिलेट करें तो नाभि की स्थिति तो सिर्फ अम्बिलिकल जो एक तरह से एब्डोमिनल कैविटी में होती है, एब्डोमेन में होती है, और ये मीडियल लाइन में, मिड लाइन में होती है। लेकिन अगर स्तन की बात करें तो स्तन की जो स्थिति होती है वो थोरैसिक रीजन में होती है। जो थोरैसिक रीजन होती है उसमें, थोरैक्स वाले रीजन में स्तन की स्थिति पाई जाती है। तो कह रहे हैं कि नाभि और स्तन के बीच में आमाशय की स्थिति मानी गई है। तो आइए इसको मॉडर्न से कैसे कोरिलेट करेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये पूरा कहने के डाइजेस्टिव सिस्टम जो बनाया गया है मनुष्य का उसकी बात कर रहे हैं। तो ये देख रहे होंगे ये आहार, ये इस तरह से ईसोफेगस है। ईसोफेगस जो है कंटिन्यू रहता है, स्टमक में कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू स्टमक के बाद ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है। फिर यहाँ देखेंगे जेजुनम है और लास्ट में इलियम है। इलियम जब यहाँ मिल जाता है तो ये लार्ज इंटेस्टाइन अर्थात कोलन का एसेंडिंग कोलन, इसमें सबसे पहले जो है ये आपका सीकम है और इस साइड में जो है ये घड़ी की सुई की तरह अपेंडिक्स है। तो ये एसेंडिंग कोलन हो जाएगा, अर्थात ये है ट्रांसवर्स कोलन हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिसेंडिंग कोलन हो जाएगा, और ये सिग्मॉइड कोलन और ये रेक्टम। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने पूरी एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड किया। अब यहाँ देखते हैं कि जो ये रीजन है ये एक तरह से लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लंग्स है, अर्थात जो फुफ्फुस है। तो ये लंग्स है, ठीक है, लंग्स, ये लंग्स है, राइट एंड लेफ्ट साइड का दोनों लंग्स है। इन दोनों के बीच में क्या हृदय होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मॉडर्न के कॉन्सेप्ट से कि जो मिडिल मेडिस्टिनम होती है इंफीरियर का, उसमें हार्ट पाया जाता है, लेफ्ट साइड में पाया जाता है मोस्टली, ये लेफ्ट साइड में पाया जाता है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि जो ये एक तरह से इसके ऊपर इस लाइन के एबव क्या है, थोरैसिक रीजन है, इसके नीचे क्या है, एब्डोमिनल विसराय है। तो इसका मतलब दोनों को जो लिमिट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्या है, ये डायफ्राम है। डायफ्राम डोम शेप होता है, डोम शेप अर्थात इसको हम लोग रिस्पायरेटरी मसल्स के रूप में जानते हैं डायफ्राम को। तो यहाँ देख रहे होंगे कि अब ये बोल रहा है कि आमाशय की स्थिति, तो जो स्तन कहाँ होता है, एक तरह से इस रीजन में पाया जाता है, इस रीजन में, दोनों साइड में इस रीजन पाया जा रहा है, थोरैसिक रीजन में।
और जो नाभि है, नाभि की स्थिति बोलते हैं कि वहां पर क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन होता है। नाभि की जगह पे स्मॉल इंटेस्टाइन, कहीं ना कहीं नाभि की स्थिति यहाँ पर है, नाभि की स्थिति इस पॉइंट पे है, और जो स्तन की स्थिति इस पॉइंट पे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, ये है आमाशय की स्थिति, अर्थात ये आमाशय की स्थिति है। आमाशय की स्थिति, ये वाला पार्ट आमाशय की स्थिति बता रहे हैं। तो इसलिए क्लियर कट हो जाता है कि नाभि, यहाँ नाभि है, यहाँ स्तन है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये आमाशय, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसको हम लोग स्टमक से कोरिलेट करें तो यहाँ पर ये क्लियर कट हो जाता है। नाभि स्तन अंतरो जंतुर आमाशय इति स्मृत, अर्थात नाभि और स्तन के बीच में आमाशय होता है। आते देखते हैं कि इसके फिर कार्य क्या होता है कि अशित खादित पीतम लीढ़म च अत्र विपच्यते, मीन्स जो पंचभौतिक आहार कोई भी मनुष्य खाता है, तो कोई भी पंचभौतिक आहार खाता है तो आहार के 4 भेद यहाँ चरक में बताए हैं। पहला पॉइंट है अशित, पहला पॉइंट है अशित। अशित का मतलब होता है कि कोई चीज खाना खाते हैं तो जिससे उसको चबाना कम पड़े। जैसे अगर हम चावल को पका दें, भात बन जाए, तो उसको हम खाते हैं तो उसको बहुत ज्यादा चबाना नहीं पड़ता है। जैसे कोई फल खाएं, जो जैसे हम बात करें केला की, तो उसको भी बहुत ज्यादा चबाना नहीं पड़ता। तो इस तरह के भोजन को हम लोग बोलते हैं अशित। फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट है खादित। खादित में क्या होता है, जैसे कोई चीज अगर सेब खाएं, सेब जो फल होता है थोड़ा सा कड़ा होता है केला की तुलना में, तो वो अगर खाते हैं तो उसको चबाना पड़ता है। या कोई जैसे लड्डू खाते हैं तो उसको भी चबाना पड़ता है, जैसे बेसन के लड्डू हो। तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं खादित। और देखेंगे पीत, पीत का मतलब कोई चीज लिक्विड हम लोग डायरेक्ट जब पीते हैं या प्यास लगती है, तो लिक्विड फॉर्म में जो लेते हैं उसको बोलते हैं पीतम, मतलब जो वो आहार वो पीत अर्थात पीने वाला जो हो लिक्विड फॉर्म में होगा। लीड, लीड का मतलब होता है किसी भी चीज को चाटना, जैसे औले है, चाटने का मतलब होता है औले, जैसे च्यवनप्राश, च्यवनप्राश को हम लोग 1 चम्मच लेते हैं, जीवा पर लगाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको चाटते हैं और धीरे धीरे उसका टेस्ट अंदर की तरफ जाता है। तो इसका मतलब कि अशित खादित पीत लीड जो 4 प्रकार के भोजन है, ये भोजन है, इनका जो है च अत्र विपच्यते, यहाँ पर इसका पाचन होता है। च अत्र विपच्यते मींस इसका पाचन होता है आमाशय के अंतर्गत, यहाँ से शुरू होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखेंगे आमाशय गतः पाकम आहार प्राप्तम केवलम, मींस जो है आमाशय के अंतर्गत जो संपूर्ण आहार का जब पाचन हो जाता है, मींस आमाशय या उसके बाद जो देखते हैं कि संपूर्ण अगर आहार का पाचन हो जाता है, आमाशय गतः पाकम, आमाशयगत जो है जिस आहार का पाचन हो जाएगा, क्या होगा, प्राप्यम केवलम, में केवल का मतलब संपूर्ण, जिस संपूर्ण आहार का आमाशय लेवल पे उसका पाचन हो जाएगा, तो पक्व, जो पक्व आहार होता है, सर्वाशय पश्चात धमनी भी प्रपद्यते, अब वो जो है वो पचा हुआ जो आहार होता है, आहार रस होता है आमाशय के लेवल पर, धमनियों के द्वारा वो हृदय की तरफ ले जाया जाता है। तो कह रहा है पक्व सर्वाशय पश्चात धमनी भी प्रपद्यते, मींस जब उस आहार आमाशय के लेवल पर, जिस आहार का आमाशय के लेवल पर संपूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, वो धमनियों के द्वारा जो संपूर्ण रूप से आहार रस होता है उसको हृदय की तरफ ले जाया जाता है। तो हृदय की तरफ जाएगा, उसके बाद संपूर्ण शरीर में विक्षेपित हो जाएगा, इसका मतलब उसका रस संवहन होगा, या इसको सिंपल कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो पूरे बॉडी में चला जाएगा, जहां उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा कर लिया जाएगा। तो इस तरह से चरक विमान दूसरे अध्याय में अर्थात त्रिविध कुच्छी अध्याय के अंतर्गत आमाशय की स्थिति, परिभाषा और कार्य के बारे में बताने की कोशिश किया है आचार्य चरक ने। अब देखते हैं कि कहीं न कहीं जो यहाँ पर पाचन से संबंधित है, आहार के संबंधित पाचन की बात चल रही है, तो यहाँ पर जो है आहार का पाक हम लोग जो पढ़ते हैं, आहार का पाक एक तरह से 3 तरह का होता है। आहार का पाक जो होता है तीन लेवल पे होता है, तो उसको बोलते हैं आहार का पाक, उसके 3 अवस्था होती है, आहार के पाक की 3 अवस्था होती है, दैट इज कॉल्ड मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक। हर एक अवस्था पाक हर एक लेवल पर होती है। तो मधुर अवस्था पाक में क्या होता है कि जब पंचभौतिक आहार लेते हैं, और बोला जाता है कि जिस आहार में मधुर और लवण रस की प्रधानता होती है, जिस आहार में मधुर और लवण रस की प्रधानता होती है, जब वो मुखगत पाचन होता है उसका प्रॉपर तरीके से, और साथ ही साथ दांतों के द्वारा अच्छे से चबाया जाता है, तो एक मधुरता उत्पन्न होती है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर रोटी को, अगर किसी भी रोटी को खाना खाते हैं, तो अगर उसको अच्छे से चबा के खाएं, या कोई भी खाना है अगर हम उसको अच्छे से चबा खाते हैं, तो वहां पर मुखगत हमें एक मधुरता उत्पन्न होती है, मीठापन महसूस होता है। तो इस तरह के उसको बोलते हैं मधुर अवस्था पाक। वो आगे चलकर मतलब इस कंडीशन में ये जो मधुर अवस्था पाक है,
यहाँ पर मधुर रस की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए हम लोग को मधुर मधुर अवस्था मधुर एक मधुरता प्रतीत होती है। और यहाँ पर जब मधुर रस की अधिकता होगी, उसकी वजह से कफ दोष की वृद्धि होती है। तो उस स्थान पर कफ दोष की वृद्धि होती है। ये जो मधुर अवस्था पाक है, इसको जानना जरूरी कि कहाँ पर होता है। तो ये एक तरह से कहाँ पर होता है, ये आमाशय के लेवल पे होता है। तो मान लीजिए यहाँ मुख था, यहाँ मुख था, यहाँ पर पाचन हो रहा है, यहाँ पर पाचन हो रहा है, यहाँ होते होते यहाँ पर आमाशय में आया। इस लेवल पे जो पाक होता है, आहार होता है, वो एक तरह से अपक्व कंडीशन होता है, इसलिए कहते हैं ना आमाशय। आमाशय अर्थात आम का आशय। जो ये लेवल है, यहाँ पर बहुत अच्छे से पाचन नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ मॉडर्न की तुलना करें तो यहाँ पर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और यहाँ पर देखेंगे फिर ये आम की कंडीशन होती है, अर्थात जो अन्न होता है, पंचभौतिक अन्न होता है, अच्छे से पाक नहीं होता, अर्थात अपक्व की कंडीशन में होती है। यहाँ मधुर रस की उत्पत्ति होती है, मधुर रस की अधिकता से कफ दोष की वृद्धि होती है। ये आमाशय के लेवल पर मधुर अवस्था पाक होती है। अब देखते हैं दूसरा है अम्ल अवस्था पाक। जब मधुर अवस्था पाक में जब जो आहार होता है, अर्थात अपक्व की कंडीशन में जो आहार होता है, भोजन होता है, जब ये पक्वाशय को प्राप्त होता है, आमाशय के बाद पक्वाशय, तो पक्वाशय अर्थात आमाशय के बाद देखेंगे पक्वाशय किसको कहते हैं, जनरली हम यहाँ पर बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे यहाँ पर स्टमक के बाद ड्यूडेनम। तो ये है आपका ड्यूडेनम, और ये है जेजुनम, और ये है इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, अर्थात यहाँ पर देखेंगे ड्यूडेनल लेवल पे देखेंगे यहाँ पर जो लीवर जो बाइल जूस है ये सिक्रीट हो रहा है, हो रहा है। मेन पैंक्रियाटिक जूस यहाँ पर ओपन होते हैं, साथ ही साथ जो पैंक्रियाटिक जो गैस्ट्रिक जूसेस है यहाँ पर पोर्ड होते हैं। तो ये रीजन क्या है, ये रीजन एक तरह से पक्वाशय को इंडिकेट कर रहा है। आमाशय के जस्ट बाद जो आहार आएगा अपक्व कंडीशन में, इस रीजन पे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यहाँ पर पूरा गैस्ट्रिक जूसेस या डाइजेस्टिव जूसेस पोर्ड हो रहे हैं। ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं कि पक्वाशय, अर्थात जो अम्ल अवस्था पाक होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अम्ल रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात अधिकता होती है। उस अम्ल रस की अधिकता की होने से पित्त दोष की वृद्धि होती है। तो जो एक तरह से अम्ल अवस्था पाक जो होता है वो एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पर होता है, जिसको हम लोग पक्वाशय बोलते हैं। तीसरा है कटु अवस्था पाक। तो कटु अवस्था पाक के दौरान क्या होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में संपूर्ण रूप से लगभग भोजन का पाचन हो जाता है, जब ये लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पर भोजन आता है, तो यहाँ पर शुरू होता है फीकल मैटर फॉर्मेशन। यहाँ तक तो पाचन होता है, यहाँ तक तो पाचन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन तक, इलियम तक। फिर ये जब सीकम की बात आती है, सीकम से ये लार्ज इंटेस्टाइन अर्थात कोलन होता है। यहाँ से क्या होता है कि आहार का पाचन कंप्लीट रूप से हो जाता है, सिर्फ बचता है तो यहाँ पर फीकल मैटर फॉर्मेशन। फीकल मैटर फॉर्मेशन में होता क्या है कि जो भी आहार आया है उससे अब एब्जॉर्प्शन होगा, अर्थात वहाँ से जो आवश्यक जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, अब जो मल के रूप में जा रहे थे उसको रीएब्जॉर्ब कर लेंगे बॉडी में। साथ ही साथ जो वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ तेजी से होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, अर्थात कोलन में वाटर का एब्जॉर्प्शन तेजी से होने लगता है। तो यहाँ पर फीकल मैटर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और यहाँ पर कटु अवस्था पाक होती है, अर्थात वात दोष की वृद्धि होती है। और ये प्रक्रिया पूरी कहाँ हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अवस्था पाक 3 प्रकार की बताई गई है। तो ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि ये आमाशय के लेवल पे या मधुर अवस्था पाक जो आमाशय के लेवल पे हो रही है, और अम्ल अवस्था पाक जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन लेवल अर्थात पक्वाशय के लेवल पे हो रही है, और कटु अवस्था पाक भी पक्वाशय के लेवल पे हो रही है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पे हो रही है, जहाँ वात का स्थान होता है। फिर देखेंगे यहाँ पर आचार्य हेमाद्री है जो कि अष्टांग हृदय के टीकाकार है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12वें चैप्टर पे एक श्लोक उन्होंने टीका किया है। उन्होंने बताया कि नाभिर ऊर्ध्वम, नाभि के ऊर्ध्व, कह रहा है नाभिर ऊर्ध्वम। तो देखेंगे नाभि के ऊर्ध्व में पक्व अन्न स्थानम, नाभि के ऊर्ध्व में जो पक्व अन्न स्थान होता है, नाभि के ऊर्ध्व में पक्व अन्न स्थान को उन्होंने आमाशय बोला है। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि नाभि से ऊर्ध्व में, अगर इस रीजन में नाभि है, इसके ऊर्ध्व में जो आमाशय होता है, यहाँ थोड़ा बहुत पाचन होता है, तो उन्होंने कहा पक्व अन्न स्थानम, इसको आमाशय की
संज्ञा दी है। तो हेमाद्रि ने इस तरह से टीका की है। फिर देखेंगे, अगर बात करते हैं कि अमाशय की जब स्रोतों के मूल के अर्थात स्रोतस की जब बात करते हैं, तो वहां स्रोतों मूल की जब बात आती है तो वहां अन्न व स्रोतस का मूल, अन्न व स्रोतस का मूल क्या माना गया है? अमाशय और अन्नवाही धमनियां। अमाशय और अन्नवाही धमनियां देख रहे होंगे, अन्न व स्रोतस का मूल अमाशय और अन्नवाही धमनियां, अन्न को वहन करने वाले धमनियां और अमाशय। तो यहाँ देख रहे होंगे अमाशय अन्न व स्रोतस का मूल है। तो यहाँ पर जो देख रहे होंगे कि अमाशय अन्न व स्रोतस का मूल है, क्योंकि जब अमाशय के लेवल पर प्रॉपर तरीके से डाइजेशन होगा तो हम लोग इसको मानते हैं कि ये अन्न व स्रोतस का मूल है, अमाशय है। और साथ ही साथ जो अन्नवाही धमनियां, अन्न को वहन करने वाली, अर्थात जब पाचन हो जाएगा तो इसको ले जाने वाली जो धमनियां होती है ये काउंट होती है अन्न व स्रोतस में। तो इस तरह से देखते हैं। फिर बात करते हैं कि पेशी की जब बात हम लोगों ने किया था, तो पेशियों की संख्या की जब बात किया था, तो पेशियों की संख्या चरक ने तो 400 बताई थी, सुश्रुत ने पुरुषों में 500, स्त्रियों में 20 एक्स्ट्रा अर्थात 520 बताई थी। तो वहां पर देखते हैं, जब सुश्रुत की बात करते हैं तो उन्होंने अमाशय में 2 पेशी की गणना की है। तो वहां पर देखेंगे अमाशय में 2 पेशी की बात उन्होंने की है। तो इसलिए अमाशय में 2 पेशी होती है, हमें जानना है अमाशय के अंतर्गत 2 पेशियों की बात है। नाम नहीं आया है लेकिन इन्होंने बताया कि अमाशय में 2 पेशी होती है। फिर बात करते हैं स्नायु की। तो स्नायु की संख्या की जब बात करते हैं तो स्नायु की संख्या टोटल कितनी होती है मनुष्य में? सुश्रुत में बोला है 500, स्नायु 900, स्नायु में 9 आ रहा है, 9 आ रहा है इसलिए 900। स्नायु की टोटल संख्या होती है 900 होती है। लेकिन ये बोला गया है कि जो हम लोग स्नायु के प्रकार पढ़ते हैं, तो स्नायु के प्रकार में पढ़ते हैं, जो सुशिर स्नायु होती है, सुशिर स्नायु अमाशय, पक्वाशय और बस्ती में पाई जाती है। तो हम लोग को यहाँ अमाशय से मतलब है, अर्थात अमाशय में हम लोग की सुशिर स्नायु, स्नायु का जो टाइप होता है सुशिर, यहाँ पर जो भी विसरा होते हैं, जो जिसमें कैविटी होती है, स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, उसमें सुशिर स्नायु पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ सुशिर स्नायु पाए जाते हैं अमाशय के अंतर्गत। फिर बात करते हैं हम लोग दोषों की स्थिति। अमाशय में कौन से दोष की प्रधानता होती है? तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माना है। अब उसको हम लोग कंक्लूजन में भी जाएंगे कि हम लोग क्या मान सकते हैं। तो देखते हैं अमाशय में दोषों की स्थिति क्या है। अर्थात आचार्य सुश्रुत ने जो है अमाशय में श्लेष्मा अर्थात कफ दोष को माना है। तो हम लोग जब पढ़ते हैं ना कि वात के दोष, वात पित्त कफ के जो स्थान होते हैं, स्पेसिफिक स्थान, वो अमाशय में सुश्रुत ने श्लेष्मा अर्थात कफ दोष को माना है, जबकि आचार्य काश्यप ने अमाशय में पित्त दोष को माना है। तो यहाँ 2 मत हो गए। सुश्रुत बोलते हैं कि अमाशय में जो कफ का स्थान होता है, जबकि काश्यप बोलते हैं कि नहीं, अमाशय में पित्त का स्थान होता है, अर्थात पित्त पाया जाता है। फिर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आया, अष्टांग संग्रह का आया है कि अमाशय के आश्रय से, अष्टांग संग्रह का ये मत है, अमाशय के आश्रय से, अमाशय का ही सहारा लेकर रंजक पित्त है। अमाशय का मतलब आश्रय से रंजक पित्त है जो रस का रंजन करता है। तो कहीं न कहीं अमाशय में पित्त की इंडिकेट ये भी कह रहे हैं कि, अर्थात ये बोल रहे हैं कि ये अमाशय में पित्त को इंडिकेट कर रहे हैं। अमाशय का आश्रय से रंजक पित्त है जो रस का रंजन करता है। तो कहीं न कहीं पित्त, रंजक पित्त को इंडिकेट कर रहे हैं कि अमाशय के लेवल पे पाया जाता है। तो यही बात काश्यप भी बोलते हैं, जबकि सुश्रुत बोलते हैं कि अमाशय में नहीं, कफ दोष होता है। जिस हिसाब से हम लोग मधुर अवस्था पाठ कर रहे थे, तो वहां पर जो मधुर रस की प्रतिनिधि हो रही थी, साथ ही साथ कफ दोष की वृद्धि हो रही थी, वहां शब्द देख रहे थे कि वहां पे बोल रहे हैं कि कफ की प्रधानता होती है। तो हम लोग एक निष्कर्ष पे निष्कर्ष निकालते हैं कि अमाशय को अगर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, अमाशय को हम अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दें इस तरह से इन जनरल, कि इसके ऊपर वाला जो भाग होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्व अमाशय, इसके नीचे वाला जो भाग होगा उसका बोलेंगे अधो अमाशय। तो ऊर्ध्व अमाशय में कफ की स्थिति, अधो अमाशय में पित्त की स्थिति, दोनों के मत को जस्टिफाई हम लोगों ने कर लिया। तो यहाँ देख रहे होंगे कि इन सब के मत को देखते हुए इन्होंने 2 पार्ट में, ऊर्ध्व अमाशय में कफ की स्थिति ये है ऊर्ध्व अमाशय अर्थात ऊपर वाले भाग में, अधो अमाशय में पित्त की स्थिति मानी है। फिर एक बात देखते हैं कि जो हम लोग बात किया था, शुरुआत किया था त्रिविध कुच्छी अध्याय से। तो त्रिविध कुच्छी अध्याय, चरक विमान दूसरे अध्याय का त्रिविध कुच्छी अध्याय, जब हम लोग ने बात किया, चैप्टर का नाम ही है त्रिविध कुच्छी अर्थात कुच्छी अर्थात अमाशय के 3 भाग होते हैं। कुच्छी अर्थात अमाशय के 3 भाग होते हैं। तो एक भाग क्या होता है, एक भाग या अवकाश। कहते हैं ना कि आप वो खाना जब खाते हैं तो
अकंठ नहीं खाना चाहिए, अर्थात कंठ तक नहीं खाना चाहिए, मीन्स पूरा पूरा इसोफेगस आपका नहीं भरना चाहिए। कहने का मतलब कि एक भाग अवकाश जो होता है, एक भाग अवकाश या अवकाश मूर्त आहार था, जो सी भी दाल चावल या दाल है, जो भी रोटी है, सॉलिड चीज जो खाते हैं उसके लिए होना चाहिए। एक भाग जो होता है, जो भी चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो, जो रस वाली सब्जी रसीली, और या पानी पीते हैं या जो भी लिक्विड लेते हैं, वो एक भाग द्रव आहार के लिए होना चाहिए और एक भाग को छोड़ देना चाहिए। 3 भाग में से 2 भाग ही उसके भरना चाहिए। इस अमाशय के 3 भाग में से 2 भाग ही भरना चाहिए। एक भाग अब जो पाचन होगा, जो भी आहार यहाँ पर आया उसका पाचन होगा, तो वहां पर जो दोष उत्पन्न होंगे, दोषों की स्थिति आएगी, तो उसके लिए भी तो कुछ स्थान चाहिए। तो तीसरा भाग है, एक भाग दोषों के लिए अर्थात वात पित्त कफ के लिए चरक ने बोला है। तो इस तरह से चरक ने कुक्षी के 3 भाग बोले हैं। यहाँ पर हम लोगों ने आमाशय को मॉडर्न से कोरिलेट करते हुए कॉन्सेप्ट ऑफ आमाशय को पूरा पूरा हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर लिया कि किस आचार्य ने क्या बोला है। धन्यवाद।